नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। 2 टाइम्स ऑफ इंडिया के, एक लाइव मिनट का आर्टिकल। देखो, ये जो आर्टिकल है ना हिंदू का, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इस प्रकार के आर्टिकल्स ना बहुत बार आ चुके हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल्स को आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 दोनों से रिलेट कर सकते हो। एक छोटा सा देश है वानुअटू। ये देखिए, ये छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के पास, पैसिफिक रीजन में। वानुअटू आइलैंड कंट्री है। वैसे तो छोटा सा देश है, कुछ बोलेगा आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, कोई बड़ा देश। लेकिन छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज है ना, उनका एक प्रकार से लीडर है ये वानुअटू। क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी कुछ बोलता है। अभी इजिप्ट में ना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होगी इजिप्ट में। वहां पर में ना ये देश, यानी इस देश के लीडर बोलेंगे कि आप फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से फेज आउट कर दीजिए। फेज आउट मतलब एक निश्चित समय के अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करे। आप ये इंश्योर कीजिए, ऐसी कोई कन्वेंशन लेके आए। देखो, पिछली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी ना, तब भी इस देश ने बोला था, इस देश के लीडर ने बोला था कि आप कोल को पूरी तरह से फेस आउट कर दीजिए, कोल का इस्तेमाल करना बंद करिए। तब इंडिया ने बोला था, भैया हम तो कोल से इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोल का इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारे तो बिजली खत्म हो जाएगी। मतलब खत्म होने का मतलब है कि 50% जनता तो बिजली का उपयोग ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि 50% के आसपास तो कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इंडिया ने बोला फेस आउट करने के बजाय फेस डाउन करिए, मतलब पूरी तरह से इसका यूज खत्म करने के बजाय कोल का इस्तेमाल कम करिए, ऐसा प्रोविजन कीजिए। तो राइटर कहते हैं, देखो क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अब बताना जरूरी नहीं है, सबको पता है, बहुत गंभीर समस्या है। अगर रेलेवेंट एक्शंस नहीं लिए गए तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जल्द ही 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा और इररेगुलर वेदर फेनोमेनन जो है वो ज़्यादा आने लगेंगे। तो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सबको भाए, डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को। इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी भी डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की मदद नहीं करना चाहते। पास्ट में वो रिस्पॉन्सिबल हैं एमिशंस के लिए, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं देना चाहते डेवलपिंग कंट्रीज को। और डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी ये चाहते हैं कि अभी तो हमारा डेवलपमेंट का टाइम आया है, हमसे आप बोल रहे हो कोल का इस्तेमाल मत कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, समय तो दीजिए हमें। तो वर्ल्ड अभी इसी आवाधाबी में फंसा हुआ है। कॉन्क्रीट एक्शन क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यूज पर आज भी नहीं लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। यही सब बातें बोली गई हैं इस आर्टिकल में, नई चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जो अच्छे अच्छे दूसरे न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लोकल गवर्नमेंट को फिक्स करने से संबंधित है। देखो, लोकल गवर्नमेंट जैसे शहरों में म्युनिसिपल बॉडीज और गाँव में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको फिक्स करने का मतलब है इनको ठीक करना। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में बात ना अर्बन लोकल बॉडीज की है। रूरल एरियाज की जो बॉडीज है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उन पर फोकस नहीं किया गया है इस आर्टिकल में। और कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो, 2 चीजें हैं। एक तो दुखद हादसा हुआ था गुजरात के मोरबी में, जहां पे ऑलमोस्ट 140 लोगों की डेथ हो गई थी। एक सस्पेंशन वाला जो ब्रिज है वो टूट गया था और काफी सारी खामियां हमने डिस्कस की थी क्यों वो ब्रिज टूटा। उसके अलावा देखो, बेंगलुरु में भी आपने देखा इस साल कितनी जबरदस्त बाढ़ आई थी। और ये हाल आप एज्यूम कीजिए उन राज्यों में है। गुजरात मॉडल की काफी चर्चा होती है, मतलब डेवलप्ड स्टेट्स में से माना जाता है गुजरात। इवन कर्नाटक भी डेवलप्ड स्टेट्स में इसकी गिनती होती है। बेंगलुरु में इतना जबरदस्त, मतलब बेंगलुरु इंडिया की सिलिकॉन वैली है, जबरदस्त आईटी सिटी है। वहां पर इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स देखना बहुत सारी दिक्कत वाली बात है, चिंता की बात है। तो क्या ठीक किया जाए कि ये दिक्कतें फ्यूचर में ना हमारे सामने आए। राइटर तो देखो ये सजेस्ट करते हैं आप लोकल गवर्नमेंट्स फिक्स कीजिए, यानी म्युनिसिपल बॉडीज में सुधार लेके आइए, अर्बन लोकल बॉडीज में सुधार लेके आइए। 3 दिक्कतों की बात करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ, यानी म्युनिसिपल बॉडीज के पास में पैसा नहीं होता चीजों को ठीक करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए। दूसरा, प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट संबंधित एक्टिविटीज। जैसे देखो, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, किसी कंपनी को ठेका देती हैं। अब हाल ही में हमने देखा मोरबी में जो हादसा हुआ, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कंस्ट्रक्शन का। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ना सब लीज कर दिया।
मतलब बीच में कुछ कमीशन रखा, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 20 लाख अपने पास रखे, 1 करोड़ 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया। तो भैया ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट आप देते क्यों हो ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग में और प्रोक्योरमेंट में, सामान को प्रोक्योर करना हो उसमें भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कोई चीज का इस्तेमाल हुआ, घटिया क्वालिटी की ले ली, बीच में कमीशन खा गए, यहां पे सुधार की गुंजाइश है। और सबसे लास्ट में कैपेसिटीज ऑफ सिविक बॉडीज टू डिलीवर सर्विसेज, कैसे वो सर्विसेज देती हैं सिटीजन्स को, पानी कैसा जाता है, दूसरी जो पब्लिक गुड्स हैं जैसे पार्क की साफ सफाई है, ये सब सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, इनमें भी दिखते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सॉरी, फुटब्रिज, रोड, लेक्स, याद है आपको फुटब्रिज का हादसा मुंबई में हुआ था, बहुत लोगों की जान चली गई थी। वो एल्फिंस्टोन ऐसा कोई ब्रिज था, 2-3 साल पहले की बात हो गई, काफी पुराना हो गया था, उसमें स्टैम्पीड यानी भगदड़ मच गई थी जिस वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी। ये सब मेंटेन करना किसका काम है? देखो ये सब म्युनिसिपल एसेट्स हैं, इनको मेंटेन करना म्युनिसिपल बॉडीज का काम है। और इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन किया जाए ना, तो देखो सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड तो इंप्रूव होगा ही। अब जैसे लेक्स इंप्रूव होंगे, पार्क्स इंप्रूव होंगे, तो जाहिर तौर पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सिटीजन्स का इंप्रूव होगा, अच्छी हवा में सिटीजन्स सांस ले सकेंगे। लेकिन इन सबको अगर अच्छे से मेंटेन किया जाएगा तो इकोनॉमिक पोटेंशियल भी सिटी का इंप्रूव होता है। रोड्स पे मूवमेंट अच्छी होगी, फुट ब्रिजेस होंगे तो लोगों की आवाजाही आसान होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे से हो सकेंगी, वो सिटी ज्यादा ग्रो करेगी, जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। बट देखो इन सब चीजों पे ना आपने देखा होगा, जो ये पब्लिक एसेट्स हैं, म्युनिसिपल एसेट्स हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दिया नहीं जाता। ज़्यादातर सिटीज़ में आप पाओगे इनकी जो कंडीशन होती है काफ़ी ख़राब होती है। और इसका एक बड़ा रीज़न पता है क्या है? सिविक बॉडीज़ की फाइनेंशियल हेल्थ का ख़राब होना। इनके पास पैसे ही नहीं होते। अब देखो वैसे इनको पैसा मिलता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से पैसा मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, अपने से ये पैसा जनरेट नहीं करते। मतलब जैसे खुद के सोर्स होते हैं ना पैसा जनरेट करने के, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और दूसरी बॉडीज के ऊपर ना डिपेंडेंट है पैसे के लिए, खुद से ये पैसा नहीं कमाते, जिस वजह से ये अच्छा काम नहीं कर पाते। और बहुत बार तो ऐसा होता है जैसे 2022 में मान लीजिए पैसे मिल गए इनको, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट के तौर पर इनको पैसे मिल गए 2022 में, तो पहले तो ना 2021 का जो ड्यू है ना वो चुकाया जाएगा। मतलब इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करवा लिए होंगे जिसकी पेमेंट अभी भी बकाया है, तो 2022 में ग्रांट आई, सबसे पहले तो पिछले साल के जो बकाया पैसा है जिस जिसको देना वो दो, तो फिर 2022 में कुछ बचेगा ही नहीं, फिर दोबारा से उधारी से काम चलाओ और डिपेंडेंट रहो कि हाँ जब पैसा आएगा तो हम स्कूल ठीक करवाएंगे, पैसा आएगा तो हम रोड ठीक करवाएंगे। ये गलत चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मतलब म्युनिसिपल बॉडीज के द्वारा कुछ परचेज किया जाता है मार्केट से, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कौन सी चीज कितने रेट पे परचेज की है। बेशक कुछ टूल्स हैं जैसे आरटीआई है, बावजूद इसके अभी भी ना म्युनिसिपल बॉडीज के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आम जनता को नहीं पता लगता किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, चीजें छुपाई जाती हैं, करप्शन होता है। इसके अलावा बहुत बार दिक्कत ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आती है। ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे रोड को रिपेयर करने की जिम्मेदारी है, वो एक एजेंसी की नहीं होगी, कई एजेंसीज का काम होगा। पानी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड की नहीं होगी, कई एजेंसीज की होगी। अब सिंपल सी बात है, देखो घर में मान लीजिए आपके घर में साफ सफाई की जिम्मेदारी अगर घर के सभी सदस्यों की होगी ना, बहुत संभावना ऐसी है फिर कोई भी सफाई नहीं करेगा, सब एक दूसरे पे डाल देंगे। आपको याद होगा एक कहानी मैंने सुनाई थी, एक बार युद्ध के दौरान राज्य में ना दूध की कमी हो गई थी, तो राजा ने पूरी जनता को आदेश दिया कि आप सब एक एक गिलास दूध लेके आओगे और एक खड्डा खोदा गया था, उस खड्डे में डालोगे एक गिलास दूध। सभी राज्य के लोगों को यह बोला गया था। सुबह देखा तो उसमें दूध नहीं था, नाम मात्र का दूध था, पूरा पानी था। क्यों? क्योंकि देखो सब ने यह सोचा बाकी सब लोग तो दूध देंगे, मैं पानी भी दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी की नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिक्कत है। उसके बाद स्टाफ की दिक्कत है म्युनिसिपल लोकल बॉडीज में, एक एक सीईओ जो है, एक एक इंजीनियर या फिर एक एक सीईओ जो है, दो या दो से भी अधिक म्युनिसिपल बॉडीज के लिए काम करते हैं।
तो फिर वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डाइल्यूट हो जाती है, वो एक म्यूनसिपल बॉडी के एरिया में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, और बहुत बार नेक्सस भी देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स के बीच में, करप्शन के लिए पैसा खा जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर गलत मटेरियल इस्तेमाल करता है, इंजीनियर उसको पास कर देता है, और सड़क जो बनती है बिल्कुल घटिया क्वालिटी की बनती है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि पास्ट गवर्नमेंट्स ने प्रयास नहीं किए, प्रयास जरूर किए हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए, बट हमें देखो एक चीज ये चाहिए, पूरे देश में ना बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, कई अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी हैं जिन्होंने कई एरियाज में अच्छा काम किया। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट में, कईयों ने रेवेन्यू जनरेट करने में अच्छा काम किया, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। तो जो अर्बन लोकल बॉडीज ने अच्छा काम किया जिस भी क्षेत्र में, उससे बाकी अर्बन लोकल बॉडीज को ना सीखने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए एस्पायरेंट्स हैं, सुनील है, मोनू है, सुनील नोट्स अच्छे बनाता है तो सुनील से नोट्स बनाने की कला सीख ली जाए। मोनू जो है रिवीजन अच्छी करता है तो मोनू से रिवीजन कैसे किया जाए ये सीख लिया जाए। तो वैसे ही जो अर्बन लोकल बॉडी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाती है उससे बाकी लोकल बॉडी सीखें। अब ये कुछ सजेशंस हैं, जैसे सबसे पहले तो देखो अर्बन लोकल बॉडीज को ना अपने खुद के रिसोर्स जनरेट करने होंगे, बजाय इसके कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा सकता है, बहुत स्कोप है प्रॉपर्टी टैक्स में। बजटिंग इंप्रूव होनी चाहिए, कैसे आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, टाइमली ऑडिटिंग होनी चाहिए ताकि करप्शन वगैरह को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, एसेट क्रिएशन और मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए। एसेट क्रिएशन मतलब आप स्कूल बना रहे हो, मेंटेनेंस मतलब स्कूल को मेंटेन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना प्रॉपर रूल्स, बायलॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से होने चाहिए, और इनको करते वक्त सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी ऑडिट का ख्याल रखा जाए। सबसे लास्ट में, जो पर्सनल जो ऑफिसर्स काम करते हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जैसे देखो सिविल सर्वेंट्स के लिए एक मिशन कर्मयोगी था, तो उसी प्रकार से म्युनिसिपल बॉडीज में यानी लोकल बॉडीज में काम करने वाले जो पर्सनल हैं, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बजाय कि कन्वेंशनल ट्रेनिंग आप कुछ भी सिखा रहे हो। राउंड टेबल सेमिनार्स होने चाहिए म्युनिसिपल फंक्शनरीज को लेटेस्ट जो स्किल्स हैं उनसे अपडेट करने के लिए, और इसके लिए देखो इलेक्टेड लीडर्स को भी ट्रेन करने की आवश्यकता है। इलेक्टेड लीडर्स भी यानी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी ठीक से काम कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लोकल गवर्नमेंट्स को फिक्स करने की आवश्यकता से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2018 में हाईकोर्ट के एक जज ने ना ये जजमेंट दी थी। आप बताइए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? However, the learned counsel cannot derive the fullest succor from the aforesaid acquiescence given its sinew suffering partial dissipation। मतलब सच में कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ऐसे लिख के आएंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे पक्का। तो देखो राइटर ना इस मुद्दे को काफ़ी सीरियस बोलते हैं कि जजेस जो जजमेंट लिखते हैं ना वो कानून के समान होते हैं, लॉ के समान उनकी वैल्यू होती है। तो उनकी जजमेंट ना टू द पॉइंट होनी चाहिए। इवन आम जनता भी उस जजमेंट को आसानी से समझ के ऐसी उनकी जजमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस या तो जजमेंट डिटेल से लिखते ही नहीं है, ऊपर से 2-3 लाइनें लिख के जजमेंट पास कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है जजमेंट जब लिखते हैं तो इतना लेंथी लिखते हैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेग होता है, टू द पॉइंट बात नहीं करते। जैसे आंसर राइटिंग में हम टू द पॉइंट बात करते हैं ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 सारी डायमेंशंस डालने की कोशिश करते हैं। जजेस ऐसी जजमेंट नहीं लिखते हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत ये है, जैसे देखो अब जज की बेंच है, 2 जजेस की मान लीजिए बेंच है, बेंच के सामने ना 3 पार्टीज हैं और वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं। जैसे जो नज़दीक रोड के नज़दीक जो ठेके हैं शराब के वो बंद नहीं होने चाहिए। ए पार्टी के कुछ आर्ग्यूमेंट है, बी पार्टी के कुछ आर्ग्यूमेंट है, सी पार्टी के कुछ आर्ग्यूमेंट है कि ठेके बंद होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो देखो जब ये सारी पार्टीज अपना अपना आर्ग्यूमेंट दें तो जजेस को ना पार्टीज के आर्ग्यूमेंट भी शामिल करने चाहिए जजमेंट में, कि ए पार्टी ने अपने ये आर्ग्यूमेंट रखे लेकिन मैं उन आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं हूं, फिर बी पार्टीज ने अपने आर्ग्यूमेंट रखे उनमें से मुझे एक बात सही लगी। ऐसे जजमेंट दी जाएगी ना तो जनता को भी पढ़ने में आसानी होगी कि किन पार्टीज ने कैसे आर्ग्यूमेंट दिए थे और जज की उन आर्ग्यूमेंट्स पर राय क्या थी। बट ऐसा नहीं देखने को मिलता, बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। बहुत बार तो जज ना जजमेंट में ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे इश्यू सोल्व होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है, और सुनवाई के दौरान बहुत बार ऐसे वो कमेंट्स कर देते हैं, उससे भी दिक्कत आती है। आगे चलें उससे पहले देख लीजिए ये आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, हाउ टू राइट जजमेंट सिटीजन कैन रीड।
तो इस आर्टिकल में बताया जाता है कि बहुत बार ना ऐसे कमेंट्स भी कर दिए जाते हैं जजमेंट में जो बाद में मुसीबत का कारण बनते हैं। मतलब लेमन टर्म्स में ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं जजेस, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई का इशू है और सुनवाई करते करते जज ये बोल देंगे, बहुत बार वो चीज़ें लिखी भी आ जाती हैं, मजाक मजाक में बोल दे जाते हैं, देखिए हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पीटना कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो होता ही है। अरे जब जज भी ऐसे लेजिटिमेट इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को लेजिटिमेट ठहराने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो जज जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंट्री करते हैं ना जुडिशरी में, तो वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो करिकुलम काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जजमेंट कैसे लिखी जाए उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसके लिए ट्रेनिंग मैकेनिज्म को सही करने की आवश्यकता है और बाद में समय समय पर जो जज जजमेंट दे रहे हैं उनके भी मतलब उनकी फंक्शनिंग का इवैल्यूएशन होना चाहिए, किस जज ने कैसी जजमेंट दी है। अगर लगता है कि कोई जज ठीक से जजमेंट नहीं दे रहा है तो उसको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए स्पेशल इस चीज से संबंधित। इससे देखो मतलब यूएसए में बहुत सारे जज ऐसे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी जजमेंट्स दी हैं सिटीजन्स को, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज बढ़ती है, एजुकेशन लेवल इंप्रूव होता है। लेकिन हमारे देश में जजेस इतनी बढ़िया बढ़िया जजमेंट नहीं देते। आप डाउनलोड करके देखिए, आपको उनकी जजमेंट्स इतनी खास समझ में नहीं आएगी, बहुत दिक्कत आपको मिलेगी। जब देखो आपको इतनी दुविधा होएगी, आपको जिन्होंने सारा सिलेबस पढ़ लिया है या फिर पढ़ रहे होंगे, अभी आप में से हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने स्टार्ट भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बाकियों से अलग हो। जब आपको दिक्कत आ रही है जजमेंट पढ़ने में तो सोच के देखिए जो आम इंसान है, जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, वो कैसे जजमेंट को समझ पाएगा। तो जजमेंट अच्छे से लिखनी चाहिए, जजेस को इन्हीं बातों पे फोकस किया जाता है राइटर के द्वारा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बार ना लेनिन ने ये कहा था, कुछ डेकेड्स यानी कुछ दशक तो ये ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता। जैसे एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, 2000 से लेके 2010 के बीच में मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, कुछ मेजर हादसा नहीं हुआ, भगवान ना करे हो भी, कुछ ऐसा बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ, कुछ तो ऐसे दशक भी आ जाते हैं। और कुछ हफ्ते यानी कुछ वीक्स ऐसे होते हैं जिनमें 10 को जैसे काम हो जाते हैं। जैसे क्यूबन क्राइसिस में इतना बहुत कुछ हो गया, मतलब कुछ हफ्ते आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एकदम से हो जाती हैं। आप पूछोगे कि सर ये कोड किस काम का है। देखो इस कोड की सहायता से ना राइटर एक बात बोलना चाहते हैं, कोविड के दौरान ना बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निकल चीजें हमारे देश में इमर्ज होकर आई। एक छोटा सा एग्जांपल है वो कोविन जो वेबसाइट थी जिस पर हम सब ने रजिस्टर किया, हमारी वैक्सीन की डोज लगी, वो निकल के आई। एजुकेशन के मामले में देख लीजिए कैसे एकदम से कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगा तो जूम एप्लीकेशन का कितना बोलबाला हो गया। जूम, गूगल मीट, इसकी सहायता से टीचर्स लेक्चर लेने लगे, ऑनलाइन एकदम से आ गया। टेलीमेडिसिन मान लीजिए, अब जैसे अपोलो जैसी एप्लीकेशंस है ऑनलाइन, आपको कुछ दिक्कत हो गई, मतलब आपको छोड़िए, मतलब किसी को भी ए पर्सन को कोई दिक्कत हो गई हेल्थ संबंधित, तो वो अब डॉक्टर जाने के बजाय ना, डॉक्टर के पास जाने के बजाय इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाएगा और जितना भी कंसल्टेशन चार्ज होगा डॉक्टर का, वीडियो कॉल होगी, डॉक्टर आपसे सब कुछ पूछेगा और दवाइयां जो है वो प्रिस्क्राइब कर देगा। जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये टेलीमेडिसिन का यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। कोविड चला गया, ऑनलाइन एजुकेशन गई नहीं, टेलीमेडिसिन का कंसेप्ट गया नहीं, अब वो सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि जनता को पता लग गया इनका फायदा है। आज के समय में देखो 20 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। 2030 तक $700 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। और ये डिजिटल इंडिया संबंधित इनिशिएटिव्स है ना, वो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में। आज के समय में देखो 775 मिलियंस जो है वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन पहले की अपेक्षाकृत 500% ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविन की वजह से, जिस पे हमने रजिस्टर करवाया था अपनी डोज लेने के लिए, 2 बिलियन वैक्सीनेशन की डोजेज लगी हैं कोविन से। आधार पर 130 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। भीम एप्लीकेशन से कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। यूपीआई, मुझे मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि हम सभी ने कभी ना कभी यूपीआई यूज़ किया ही होगा। अगर बहुत रेयर होगा कि हम में से किसी ने यूपीआई नहीं यूज़ किया होगा। तो कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं यूपीआई से भी। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ना, ये बताते हैं कि इंडिया की टेक पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं, किस प्रकार से इंडिया की टेक पावर का इंपैक्ट हो रहा है
उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब पता लगता है इन इनिशिएटिव से कि इंडिया के पास कितनी टेक पावर है। बट देखो, एक चीज जो है जिस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की सहायता से ह्यूमन लाइफ्स को इंप्रूव करना। एक बात वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आज देखो इंडिया में इनोवेशन का जो इकोसिस्टम आ रहा है ना, ये नए नए प्लेटफॉर्म से इमर्ज होकर आ रहे हैं, जैसे यूपीआई। इवन यूएसए में भी अभी इतना स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम नहीं है जितना आसान इंडिया में है। आइसक्रीम खरीदी, यूपीआई से पैसे दे दिए, इतना बढ़िया पेमेंट सिस्टम यूएसए में भी नहीं है। पहले देखो सिर्फ डेवलप कंट्रीज में ये इनोवेशन निकल के आया करती थी, ऐसा इकोसिस्टम सिर्फ वहीं पर हुआ करता था। बट इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को यह दिखाया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी अच्छा इनोवेशन वाला इकोसिस्टम पैदा हो सकता है। बट आगे कैसा जाया जाए उस पर हमें फोकस करना है। देखो इंडिया, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी सक्सेसफुल हो, तो सबसे पहले तो देखो सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। मतलब ये जो भी सर्विसेज है ना डिजिटल वाली, यूपीआई, जूम, हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि सभी सिटीजन्स इनको एक्सेस कर सकें। सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी हमें बनानी जरूरी है, तब जाके इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये देखो तब पॉसिबल होगा, जो रेगुलेशन होता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि इनोवेशन ज़्यादा आए, ना कि रेगुलेशन की वजह से इनोवेशन खत्म हो जाए। बहुत बार ना सरकार इतना टाइट रेगुलेशन लेके आ जाती है, जैसे अभी मैं इसको आप सिर्फ एग्जांपल के लिए समझिएगा, जैसे सरकार कहती है डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, हमें बताओ किसने मैसेज भेजा है, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन व्हाट्सएप कहता है नहीं, हम ये नहीं शेयर करेंगे, रेगुलेशन टाइट है। व्हाट्सएप कहता है कि हम ऑपरेशंस कम करेंगे इंडिया में। ये सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए है कि किस प्रकार से रेगुलेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे इनोवेशन बल्कि और ज़्यादा आए। समझ गए? डेटा को स्टोर करने की स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी पे फोकस होना चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता जरूरी है अगर डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि सरकार ने देखो बहुत सारे तो अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं जिनकी हमने पिछले स्लाइड्स में बात की। अब बल्कि राइटर देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज कर देते हैं। राइटर कहते हैं अब देखो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया ने जिन जिन चीज़ों में बहुत सीखा है ना, जैसे हेल्थ में कैसे इंडिया की बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, आरोग्य सेतु इंडिया ने बनाई, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, अब वो कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर कर सकता है ओपन सोर्स के माध्यम से। इसलिए इससे इंडिया की बहुत गुडविल जनरेट होगी और पूरे वर्ल्ड में इंडिया डिजिटल सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी स्टैब्लिश करने के लिए एक मॉडल बन जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया को प्रयास करना चाहिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ता हेल्थ केयर मिले सबके लिए, साफ एनर्जी मिले जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सबको फूड मिले, क्लीन वाटर मिले। ये सब प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए भी इंडिया को अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अच्छे सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी की सहायता से इन सब प्रॉब्लम्स के फाइंड आउट किए जा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।